स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे पहले राज्यपाल शासन कब लगाया गया था? तो जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे पहले राज्यपाल शासन 27 मार्च 1977 को लगाया गया था। डेट याद रखिएगा, 27 मार्च 1977 को राज्यपाल शासन अथवा इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, सबसे पहले लगाया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर को भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में इस अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन का गठन कब किया गया? तो लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन का जो गठन किया गया था वो 1923 में किया गया था। 1923 में किसका गठन किया गया? ली कमीशन का गठन किया गया। और किसके लिए किया गया था? लोक सेवाओं के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी के थुंगन समिति का गठन कब किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है पी के थुंगन समिति। इसका जो गठन किया गया था 1988 में किया गया था। 1988 में पी के थुंगन समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन को कब स्थापित किया गया? तो स्थानीय स्वशासन के जो जनक हैं वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने 1882 में सबसे पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया था। तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन हैं और इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1882 में। डेट याद रखिएगा, हजारों बार आपके पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता की जो समिति थी वो पंचायती राज से संबंधित समिति थी। इसका गठन 1977 में किया गया था। इसमें कुल टोटल कितने मेंबर थे? तो टोटल इसमें 13 मेंबर थे। तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977, टोटल मेंबर 13। आप ध्यान में इस बात को रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्र के बीच में, राज्यों के बीच में कभी कभी वित्त को लेकर विवाद हो जाता है, या जो रुपए होते हैं, जो टैक्स होते हैं, उसके बंटवारे से संबंधित सारे जो कामकाज होता है वो वित्त आयोग देखता है। तो इस प्रकार केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध का निर्धारण वित्त आयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? तो पुरानी जो वित्तीय समिति है उसका नाम है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनाई जाती है और राज्यसभा के भी इसमें सदस्य होते हैं, और ये एक वित्तीय समिति है। तो वित्तीय समिति अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसमें लोक लेखा समिति का नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमें पता है, याद है बचपन से ही। बचपन से तो नहीं पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, केसी नियोगी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो केसी नियोगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। और ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, 1990 में गठन किया गया। और ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो आर्टिकल 263 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति होती है। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, जिसमें से जो 15 मेंबर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और जो 7 मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, रख लीजिएगा। लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 कहाँ से आते हैं? 7 राज्यसभा से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संघीय न्यायपालिका, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से 147 के बीच में बताया गया है। तो संघीय न्यायपालिका का जो वर्णन है वो आर्टिकल 124 से 147 के बीच में है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद में रखिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। तो आर्टिकल 343 में क्या लिखा गया है? इसमें संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है कि संघ में टोटल कितनी राजभाषाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? तो ये हमें पता है, बहुत बार इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 352 आपके राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त है? तो संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत हमें यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं वो वोट दे सकते हैं। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 326 में लिखा गया है। 326 को आप याद रखिएगा, वोट देने का अधिकार आर्टिकल 326। आगे बढ़ते हैं, लोक अदालत की पहली बैठक कब हुई थी? तो लोक अदालत की पहली बैठक 14 मार्च 1982 को हुई थी। तो 14 मार्च 1982 को लोक अदालत की पहली बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गुजरात के जूनागढ़ में। तो गुजरात के जूनागढ़ में 14 मार्च 1982 को लोक अदालत की पहली बैठक हुई थी। ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो वन लाइनर हैं और बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को कराते समय एक या दो बार पूरे प्रश्नों को हम रिवीजन कर देते हैं, जिससे आपको ये सारे प्रश्न रट जाएं। रटना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिटेल में किसी ना किसी बुक से पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है इसको आपको रटा होना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई इफ़ या बट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 51 में क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यहाँ पर यह भी बात को ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल जो 51 है ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 51 आता है, उसमें क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण कौन सा आर्टिकल करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है यानी अलग अलग करने का काम है वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 50 में क्या लिखा है कि जो न्यायपालिका होगी और कार्यपालिका होगी दोनों अलग अलग होंगी, दोनों पृथक होंगी। आगे बढ़ते हैं, अवशिष्ट विषयों पर, किस प्रकार के विषयों पर? अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसके पास है? तो अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का जो अधिकार है वो संघ सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार जो होती है वो अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार के निकाय हैं? तो एक संघ यानी कि केंद्र में लोक सेवा आयोग होता है और एक राज्य में लोक सेवा आयोग होता है जिसे हम लोग पीसीएस कहते हैं। यह एक सलाहकारी निकाय होता है, ठीक है? सलाहकारी निकाय होता है। राज्यों में लोक सेवा आयोग और केंद्र में लोक सेवा आयोग जो होते हैं वो सलाहकारी निकाय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो भारत में सार्वजनिक धन का जो संरक्षक होता है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। इसे हम लोग कैग भी कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो बहुत से सारे कैंडिडेट यहाँ पर इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति की आयु 62 वर्ष है, उसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाया जाता है, तो ये 3 वर्ष बाद ही 65 वर्ष का हो जाएगा। तो जब 65 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी तो इसे रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि ये रिटायर हो जाएगा। या तो आपका 6 वर्ष पहले पूरा होना चाहिए या फिर 65 वर्ष पूरा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है, अब जब ये लगातार 6 वर्ष तक काम करेगा तो ये 56 वर्ष तक काम करेगा, यानी कि इसमें 6 वर्ष पहले पूरा हो रहा है। तो इसका कार्यकाल कितना होगा?
6 वर्ष के लिए होगा, यानी कि 56 वर्ष की आयु में ये रिटायर होगा। तो पहली कंडीशन में 3 वर्ष में ही रिटायर हो जाते थे, क्योंकि उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती थी। तो यहाँ पर यही इसका मतलब होता है कि 6 वर्ष और 65 वर्ष में जो भी पहले पूरा होगा उसमें आप रिटायर हो जाएंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो लोक सेवा आयोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1926 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और अगर ये सारे सदस्य अपना इस्तीफा सौंपना चाहें तो राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा सौंपते हैं, यानी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और इस्तीफा भी राष्ट्रपति ही लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में टोटल कितने सदस्य हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग में टोटल 10 सदस्य हैं, यानी कि केंद्र में जो लोक सेवा आयोग है उसमें टोटल 10 सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो सबसे पहले आम चुनाव 1951 और 52 में हुए थे। तो 1951-52 में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे। यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था और उसके बाद 1951 और 52 में सबसे पहले चुनाव हुए। तो बाकी के ये 4-5 साल किसका शासन रहा था? तो बाकी के 4 साल, यानी कि बीच में जो 4 साल हैं या 5 साल हैं, उसमें संविधान सभा का शासन था। संविधान सभा से मतलब क्या है? उसमें संविधान का शासन था। भारतीय संविधान ने इन 4-5 सालों में शासन किया है। तो संविधान के द्वारा संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये संविधान सभा के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री थे, यानी कि इस 4-5 सालों में भारतीय संविधान का शासन था। चलिए, ये डिटेल में समझने वाली बात है, इसको फिर कभी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में जो मान्यता देता है वो निर्वाचन आयोग ही देता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के बहुत सारे काम हैं, जिसमें से एक काम किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे उनका नाम है सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये 1 लाइनर प्रश्न है, आपको रटे होना चाहिए। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो पहली घोषणा की गई थी वो 1962 में किया गया था, और चीनी आक्रमण के समय, तो चीन का आक्रमण 1962 में हुआ था, उसी समय सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और ये किस राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? तो भारत में केवल एक बार आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है, और कब किया गया है? 1975 में। 1975 में मात्र एक बार आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है, और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन है? इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब किया गया? तो भारत में आकस्मिक निधि का गठन जो किया गया था वो 1950 में किया गया था। तो 1950 में भारत में आकस्मिक निधि का गठन किया गया। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं, और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था, और कब की गई थी? 1687 में। तो 1687 बहुत पुरानी बात है। 1687 में सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ये सारे 1 लाइनर प्रश्न हैं जो कि आपको रटे होना चाहिए।